दोस्तों, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी वर्तमान में कुछ समस्याओं को लेकर, कुछ कन्फ्यूजन्स को लेकर बार बार मैसेज करते रहते हैं। और वर्तमान का जो समय है वो किस प्रकार से है, किसकी आपको तैयारी करनी है, किस दिशा में आपको जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये वो समय है जिसमें आपको एक निर्णय लेना है कि भाई मेरे को करना क्या है या मेरे को किस दिशा में आगे बढ़ना है। और वो डिसीजन, वो निर्णय जो आप लेंगे वो केवल आपका अकेला का एक निर्णय नहीं है। ऐसा वो निर्णय नहीं है कि वो केवल आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है। और आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप एक व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहे हैं या आप एक अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके बहुत सारे, आपके अपने माता पिता, भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारियों के साथ में, उन सब की उम्मीदों के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं। आप उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सपना है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जो मेहनत है उसको एक सही दिशा दीजिए। बहुत बार विद्यार्थियों को लगता है कि मैं मेहनत करूं लेकिन मेरे को वो मेहनत करने का जो है उद्देश्य नहीं मिल पा रहा है, या मैं किस प्रकार से मेहनत करूं और मैं कितनी मेहनत करूं कि मेरा चयन जो है अगली आने वाले जो एग्जाम है इसमें निश्चित ही हो जाए। तो मैं उन सभी के लिए यही कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए। और मेहनत केवल ये आपके अपने अकेले की मेहनत नहीं है, या आपके अपने परिवार की मेहनत है। कभी आप सोच के देखिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो सफलता आपको मिलेगी, क्या वो आपकी अकेले की है? तो बिल्कुल भी आपको यह नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं, इसके पीछे मेरे माता पिता का कई वर्षों का जो है तप है, तपस्या, इंतजार है। और उन घड़ियों का वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल, कब वो क्षण उनके पास आए और जब वो उनके कानों में ये बात गूंजे कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची सफल हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको जो मेहनत करनी है वो आपके अपने अपनों के लिए करनी है। कभी आपका मन करे कि यार मेहनत नहीं हो रही है, या मेहनत मैं नहीं कर पा रहा हूं, या मैं कहीं कमजोर हो रहा हूं, या मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा, या मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा यदि कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और बैठ जाइए। अपने रूम में बैठिए, अपने एकांत में बैठिए, अपने आप से बातचीत कीजिए और आंख बंद करके सोचिए कि क्या आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके अपने जो हैं, जिन्होंने ये आपको एक अमूल्य जीवन दिया है, क्या उनको यदि ये बात पता लगेगी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या उनको ये बात अच्छी लगेगी, या किस प्रकार से उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ये आप सोच सकते हैं। और आपके घर की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति आप ही बेहतर जानते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी मेहनत जो है उसको और बेहतर करने के लिए आप हमेशा अपने अपने परिवार को अपना मोटिवेशन का स्रोत बनाइए। दूसरा यह है कि विद्यार्थी सोचते हैं कि सर मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से शुरू करूं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा जब भी आप शुरू करें, अपने आप को हमेशा जीरो से ही शुरू करने की कोशिश करें। क्योंकि आप कुछ जीरो से शुरू करेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखेंगे, भले ही आपने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा हो। और यदि आप रिपीटर हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आपका जीरो की शुरुआत वहां से होनी चाहिए जो विषय आपका कमजोर है या जो विषय आपको नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको कौन सा विषय आता है और कौन सा विषय आपको नहीं आता है। यदि आपने ये तय कर लिया कि ये विषय तो मेरे को आ रहा है और ये विषय मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 50% युद्ध, 50% एग्जाम आप पास कर चुके होंगे। यदि आपने यही तय कर लिया कि ये विषय मेरा कमजोर है और ये मेरा अच्छा है और अब मेरे को इसकी तैयारी करनी है। फिर बहुत बार विद्यार्थी इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं। जैसे एक बच्चा है जो बीएसटीसी चल रही है या बीएड चल रही है, या बीएड कंप्लीट हो चुकी है, या बीएसटीसी कंप्लीट हो चुकी है, या ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो मैं किसकी तैयारी करूं। तो पहले तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आपको तैयारी करनी किसकी है यूं, और किस दिशा में आपका इंटरेस्ट है।
ध्यान रखिए, जब तक आप अपने साथ सही उचित निर्णय नहीं करेंगे तो आप अपने अध्ययन के साथ भी सही उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये एकदम से सत्य और सटीक बात है दोस्तों। इस पे आपको खुद को महसूस करना है, खुद को आपको देखना है कि हाँ, मैं कितना सही निर्णय ले पा रहा हूं अपने साथ में, खुद के लिए। ये बहुत आवश्यक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मैं कौन सी किताबें पढूं। आज के टाइम पे ये बड़ा एक भ्रमजाल हो चुका है किताबों का कि मैं कौन सी किताब खरीदूं, और बाजार में बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें मित्रों आ चुकी हैं। हद तो तब हो गई जब एक 10वीं लेवल का एग्जाम पशु परीक्षर है, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स की दृष्टि से ये मोटी मोटी किताबें बाजार में आ चुकी हैं और विद्यार्थी तैयारी भी कर रहा है, लेकिन उस विद्यार्थी को सही दिशा ही नहीं, सही मार्गदर्शन ही नहीं पता है कि मैं क्या ये किताबें पढ़कर, क्या ये 10वीं स्तर का एग्जाम है तो क्या मैं ये पास कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए ये ठीक है, क्या मेरे लिए सटीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये दोस्तों कि आपको ये निर्णय करना है कि ये जो एग्जाम है ये किस स्तर का है। मैं ये बार बार विद्यार्थियों कहता रहता हूं कि मैं मानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन, या मैं कहूं 40% क्वेश्चन राजस्थान जीके के ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो 40% जो क्वेश्चन है वो आपको सेलेक्ट नहीं करवाते। ध्यान रखिएगा, आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 80% क्वेश्चन, तो वो 40% और आपको जो नए बन रहे हैं वो आपको ये देखना है कि वो एग्जाम का स्तर क्या है, किस स्तर का वो एग्जाम है। उस स्तर को आप ध्यान में रखकर यदि तैयारी करेंगे तो निस्संदेह आप एक उचित मार्गदर्शन और उचित नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी सटीकता के साथ है। फिर वर्तमान में आज के जो दौर है उसमें आज के दौर का ही ये क्वेश्चन है मित्रों कि मैं कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करूं या ऑनलाइन ज्वाइन करूं। ये विद्यार्थियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूं या ऑनलाइन ज्वाइन करूं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी खुद ही दे सकता है कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है या ऑफलाइन ज्वाइन करना है। अब आप ये जरूर कहेंगे सर हम कैसे इस बात का डिसाइड करें दोस्तों, क्योंकि तैयारी आपको करनी दोस्तों। फिर भी मेरा जो पिछले 15-20 साल का जो अनुभव उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कभी कोई कोचिंग की तैयारी नहीं की है या जिस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी नहीं की है, तो आप किताब के बजाय या ऑनलाइन कोर्स के बजाय ऑफलाइन को प्राथमिकता दीजिए। आप ऑफलाइन को प्राथमिकता दीजिए। अब उसका कारण क्या है, जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो एक अध्यापक की, एक टीचर की आत्मीयता के साथ में आपका लगाव होता है, एक आपका कनेक्शन होता है। तो टीचर की कहीं जिम्मेदारी एक ऑनलाइन पढ़ाने वाले की, जिसको पता ही नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूं या मेरे वीडियो कौन देख रहा है, उसकी आत्मीयता और एक ऑफलाइन जो पढ़ा रहा टीचर, उसकी दोनों की आत्मीयता बताओ किसकी ज्यादा ताकतवर होगी या किसकी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव आत्मीयता होगी। तो आप कहोगे गुरुजी जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है वह टीचर कहीं ना कहीं ज्यादा आत्मीय कनेक्ट होगा आपसे। और उसका कारण क्या है कि वो आपको सामने रोजाना आपकी सूरत देखता है, आपकी शकल देखता है, आपकी आबो हवा देखता है, आपका परिधान देखता है, और आपको कहीं ना कहीं वो महसूस करता है कि ये वो विद्यार्थी जो मेरे सामने बैठे हैं ये कहीं ना कहीं वर्तमान में एक संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, तो मैं इनको बेहतर कंटेंट दूं, मैं इस प्रकार का कंटेंट इनको उपलब्ध करवाऊं कि जब कभी मैं इनको ऑफलाइन मिलूं, इधर उधर कहीं घूमते फिरूं मिलूं, तो ये मेरे को नमस्कार करें आगे होकर, मैं मेरी नजरें झुका के कहीं बाहर ना निकलूं, मैं सीना चौड़ा करके बाहर निकलूंगा, देखो मैंने इस प्रकार से पढ़ाया था और मेरा ये विद्यार्थी पढ़ा हुआ आज जॉब में है। इसके विपरीत ऑनलाइन में कौन पढ़ रहा है, किसको मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को पता ही नहीं है, तो आपका और मेरा वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो मेरी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी या लेबिलिटीज भी ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में कम रहती हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं वो। तो इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अपन यदि ऑफलाइन यदि जा सकते हैं तो जरूर एक बार अपन को ऑफलाइन कर लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि ऑफलाइन मेरा कोर्स बहुत बेहतर हो चुका है और मैं चीजों को अब अच्छे से पकड़ रहा हूं, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं, ऑनलाइन या बुक। फिर बहुत बार विद्यार्थी क्वेश्चन आते हैं कि सर हम बुक कौन सी खरीदें। तो देखो मैं बुक के लिए पहले भी कभी क्लियर नहीं करता हूं कि, और नहीं अब भी कहूंगा कि आप कौन सी किताब खरीदें। सबसे पहले तो जो पढ़ रहे हैं आप, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो भरोसा उन अपने नोट्सों पे कीजिए। और निस्संदेह जो एक बुक लिखने वाला है और एक पढ़ाने वाला है, इन दोनों में दिन रात का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा।
बुक लिखने वाले की मानसिकता केवल इस पर रहती है कि मैं बुक में क्या अच्छा कंटेंट दूं, क्या नया कंटेंट दूं जिससे विद्यार्थी आकर्षित हो। लेकिन जो पढ़ा रहा है, जिसके पास अनुभव है, जो पेपर देख रहा है कि पुराने पेपर किस प्रकार से आए हैं और किस स्तर के पेपर हैं और मैं कौन से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बुक लिखने वाले को फटाफट अपनी बुक लॉन्च करने की सबसे बड़ी जल्दी रहती है कि मैं मेरी बुक सबसे पहले लॉन्च करूं, सबसे पहले बच्चों को बेच दूं। जैसे राजस्थान में 50 जिले में आपने ख्याल देखा होगा क्या हुआ, 50 जिलों का सीमांकन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। भाई साहब किताबें लाखों में बेच चुके हैं लोग, लाखों विद्यार्थी खरीद चुके हैं और अभी तक जितने एग्जाम हुए उसमें महज एक क्वेश्चन आया, वो भी क्वेश्चन यह आया है कि भाई किस समिति की सिफारिश पे ये बना था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन बना है। और जब से जिले बने हैं पिछले 10 महीनों में बार बार बस किताब बेचने वाले यही बात कह रहे हैं कि देखो हमारा नए जिलों के अनुसार, हमारा नए जिलों के अनुसार है, जबकि उनको भी यदि पकड़ के पूछ लिया जाए नए जिले की सीमा कहाँ से जा रही है तो मेरे हिसाब से शायद वो संभव नहीं हो पाएंगे कि वो बता दें एग्जैक्टली कि ये सीमा है और ये ठीक बात है। खैर, और जब भी फिर यदि कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है, क्वेश्चन सही है या गलत है, आरपीसी या कर्मचारी चयन बोर्ड का आंसर सही है कि नहीं है, तो क्या वो किताब मान्य है जो आप खरीदते हैं? नहीं मान्य है। तो कौन सी किताबें मान्य होंगी? हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें होंगी, कर्मचारी चयन बोर्ड उसी को मानेगा, आरबीएसई भी उसी को मानेगा, या मैं बात करूं आपकी आरबीएसई व सीबीएसई की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी जो किताबें, वही मान्य होती हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। इसलिए किताबें यदि आपको पढ़नी है तो एक बार अपने नोट्स बनाइए, ध्यान रखिएगा नोट्स खुद के बने हुए होने चाहिए। आज वर्तमान में एक और दौर चला है साहब, नोट्स बेचने का, नोट्स खरीदने का। हैंड रिटन नोट्स लीजिए साहब, 10 बुक, 5 बुक, 18 किताब और इतने में लीजिए। जब आप इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हो कि मैं मेरे नोट्स भी खुद लिख सकूं, तो मेरे भाई क्या कर लोगे फिर आप तैयारी करके, और किस प्रकार की तैयारी करना चाह रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो ये कि नोट्स अपने खुद के बनाइए और बेहतरीन बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए। उन नोट्सों को इतना अच्छा बनाइए कि आपका मन बार बार करे उनको पढ़ने का, और आपके नोट्स देख के कोई दूसरा भी प्रेरित होगा, हाँ यार मेरे को भी इसी प्रकार के नोट्स चाहिए और नोट्स तो यही है। तो नोट्स अपने अच्छे बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए। और जब आप एक बार पढ़ लें तो फिर आप सोचिए उनके बारे में कि मेरे को कितना कुछ याद है या नहीं है, मेरे को कौन सा टॉपिक कितना याद है, कौन सा टॉपिक मेरे को कम याद है। और जब आपका एक बार कोर्स हो जाए पूर्ण तरीके से, उसके बाद फिर आप कोई टेस्ट लगाइए। बहुत बार विद्यार्थी जो है कोर्स होता नहीं, टेस्ट किया नहीं, पढ़ाई की नहीं है और उससे पहले टेस्ट देने लग जाता है। उसको यही नहीं पता कि टेस्ट में क्या है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन वो सोल्व करता है, उसको आता नहीं, स्किप करता रहता है, फिर वो अपने आप को डिमोटिवेट करता है कि यार मेरे को तो कम आ रहा है, मेरे को तो हो नहीं रहा। भाई तेरे को कैसे होगा जब तूने पढ़ाई नहीं, तूने देखा ही नहीं, ये टॉपिक तेरे को नहीं पता, तो फिर तेरा कैसे होगा ये? तो ये तो खुद को सोचने की और समझने की जरूरत है। आप जबरदस्ती जो है ऐसे पेपर या ऐसे टेस्ट दे रहे हो जिसमें आपने पढ़ाई नहीं है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए, अपने टॉपिक को मजबूत बनाइए, उसके बाद में आप टेस्ट देंगे तो आपको बेहतरीन उसका रिजल्ट मिलेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पेपर दे रहे हैं या जहां से भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं कि उनको क्या अनुभव है, वो क्या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए ऑफलाइन पढ़ाने वाला अध्यापक आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसको रूबरू विद्यार्थियों को जवाब देना है। और मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, हम भी सोशल साइट्स और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की यूज करते हैं, लेकिन उन इंस्टाग्राम वालों से जरूर बचिए जो किताबों की स्क्रीनशॉट आपको डालते रहते, देखो हमारे यहां से इतने क्वेश्चन आ गए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, भले वो कितने बड़े यूट्यूबर बने, वो आपके कारण से बने दोस्तों। उनका पेपर लीजिए और वो पेपर लीजिए और वो जितने स्क्रीनशॉट डाले वो देखिए। अभी हाल ही में हुआ आपका एग्जाम कौन सा हुआ था, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट, 100 क्वेश्चन थे, उनमें से कितने क्वेश्चन के उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले? मेरे भाई किसी ने 20 डाले होंगे, किसी ने 15 डाले होंगे, किसी ने 30 डाले होंगे। तो क्या फर्क पड़ गया उससे मेरे भाई? आप एक बात मान के चलिए, उनके इस गुमराह करने के जीवन और उनके गुमराह करने में मत फंसिए आप। वो केवल और केवल फंसा रहे हैं आपको और आप फंसते जा रहे हैं, इस बात को मान के चलिएगा। वो 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, 100 में से 20-25 क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, और उनकी किताब में भी वही लिखा रहता है, और आपको फटाक से स्क्रीनशॉट करके डाल दिया जाता है, और आपको लगता है देखो इनकी किताब में से कितने क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 100 में से यदि 30 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या 30% उस जो है उसकी कट ऑफ जाने वाली उस एग्जाम की? आप खुद कहेंगे गुरुजी उसकी कट ऑफ जो है कम से कम 60 से 65 जाएगी, मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए, या हो सकता है कि 70-75 भी चली जाए।
तो क्या उन्होंने 100 में से 75 क्वेश्चन डाले हैं? गारंटी से, दावे से मैं कह सकता हूं कि एक भी ऐसा वीडियो लाके मेरे को बता देना इस YouTube के इतिहास में जो आप, जिनके कारण से आप प्रभावित हो रहे हैं कि किसी भी एग्जाम हुआ हो और उस एग्जाम में से 80% क्वेश्चन उसके पड़े हों। जब उसके नहीं है तो फिर आप क्यों इतना प्रभावित हो उससे? मैं फिर कह रहा हूं, वो केवल और केवल दिखावा करके, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर्स है, उसके यूट्यूब पे लाखों फॉलोवर्स हैं, और बस केवल और केवल वो फॉलोवर्स हैं, इस कारण से उसका मिसयूज करके और आपका यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप खुद समझिए कि आपका यूज सामने वाला कर रहा है, न कि आपके लिए कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। कंटेंट हर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से आपको दे रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, ऑफलाइन से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मेरा खुद का अपना ऑनलाइन है, मैं भी आपसे अभी भी ऑनलाइन ही आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं, लेकिन ये मैसेज आपको देना अति आवश्यक है। और वो क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि ऑफलाइन जिस विद्यार्थी को मैं पढ़ाऊंगा उससे मेरे को फिर से आंखें मिलानी है। किताब बेचने वाला आपसे आंखें मिलाने के लिए आने वाला नहीं है। आपको ऑनलाइन ऐप देने वाला आपसे आंखें मिलाने के लिए आने वाला नहीं है। यदि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास में कैसे हिम्मत करूंगा अगली बार क्लास में जाने के लिए, देखो मेरा पढ़ाए हुए नोट्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मेरे को शहर से इस बात का, और मेरे पहले दिन से इस बात को माइंड में लेके चलूंगा कि अगला जब बैच में पढ़ाऊं और ये एग्जाम हो तो बच्चे मेरे को जब मिले तो मैं उनसे नजर मिला के बात कर सकूं कि देखो बच्चों, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और ये क्वेश्चन छपे हैं एग्जाम में। इसलिए मैं हमेशा से बच्चों को और आप सभी विद्यार्थियों के माइंड में जो लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको मैंने ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि सबसे पहले तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप खुद तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका अपना एक पूरा परिवार तैयारी कर रहा है। उसके पीछे आप अकेले नहीं है, आपका पूरा परिवार है। आपकी व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह आपके परिवार का जीवन है, अपना भारतीय दर्शन है। दूसरा, आप तैयारी करनी किसकी है तो खुद डिसाइड करो सबसे पहले कि मेरे को किस फील्ड में मेरे को जाना है और किसकी मेरे को तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए कम से कम पहले दिन से अपने आप को 12 से 15 महीने का समय लेके चलिए। मित्रों, जो विद्यार्थी 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर आते हैं उन विद्यार्थियों को सामान्यतः असफलता देखने को मिलती है। तो अपना टारगेट थोड़ा लंबा समय का लेकर चलिए और उस टारगेट में अपना अचीव करने की कोशिश करें। तीसरा, ऑफलाइन, ऑनलाइन और किताबों के माध्यम से जो पढ़ाई की बात थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले आप ऑफलाइन को तवज्जो दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है ऑनलाइन या अपनी बुक्स की तरफ जाइए। और कोई भी बुक मार्केट में खरीदने से पहले 10 बार सोचिए, उसको परखिए, देखिए, उसके बाद खरीदिए। वर्तमान में किताबों का ढेर लगा पड़ा है, विद्यार्थी एक के बाद दूसरी किताब ला रहा है, लेकिन क्या किताब खरीदने से किसी का चयन हो जाएगा? कभी भी नहीं होने वाला। इसका मतलब यह भी नहीं कि ऑफलाइन ज्वाइन करने से चयन हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन वाले की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ऑनलाइन से ज्यादा होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने फीस ली है तो वो जान रहा है कि मैंने इसको फीस दी और यहां फीस जमा कराई, ये ऑनर है, तो वापस क्वेश्चन पूछने की भी हिम्मत आप में रहेगी। लेकिन किताब आपने कहां से खरीदी, किताब किसकी है, क्या है, कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो तो वही कह देंगे, देखो 150 में से हमारे यहां से 25 क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्या फर्क पड़ गया मेरे भाई, 25 क्वेश्चन आ गए तो यूं, और 25 की जगह 40 भी आ गए तो क्या फर्क पड़ गया? 150 में से 50 क्वेश्चन भी आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा? 30% ही हो रहा है यूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो तब पड़ेगा जब आपका 150 में से 120 क्वेश्चन आए, तब फर्क पड़ेगा। और ये केवल आपके ऑफलाइन मार्गदर्शन से ही संभव है। ऑफलाइन मार्गदर्शन का कतई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन वाला तो आपको लिखाई देगा ये क्वेश्चन आएगा यूं, फिर तो गुरुजी आप कहोगे कि ऑफलाइन वाले तो सारे सेलेक्ट हो ही जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर मैं एक बात को आपको एहसास करवा रहा हूं कि ऑफलाइन वाले की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस ऑनलाइन वाले अध्यापक या उस किताब वाले से ज्यादा है, और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको खुद का स्व विवेक लगा के, और वर्तमान में क्या कुछ पूछा जा रहा है, वर्तमान में क्या सरकार है, क्या सरकार की मंशा, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाएगा और उस प्रकार से आपसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तीसरी बात आप सबके लिए मैं बता दूं कि तैयारी करने के लिए दक्ष एकेडमी उदयपुर जो है एक ऑफलाइन बेहतरीन सेमिनार कर रहा है 21 फरवरी को, जहां हम टारगेट कर रहे हैं 21 फरवरी वाले बैच में अध्यापक लेवल 1 मुख्य और पात्रता परीक्षा दोनों, यानी जो भी बीएसटीसी लेवल 1 और बीएसटीसी लेवल 1 और उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, वो जरूर 21 तारीख वाले में जुड़े। और उसमें नाम मात्र ऑफलाइन फीस रखी है मेरे भाई, महीने का 800 रुपए मात्र। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, महीने का 800 रुपए मात्र रखा गया है, और 800 रुपए में मंथली आपको पढ़ाया जाएगा। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए आशा करता हूं बेहतरीन रहा होगा। आपके सुझाव और कमेंट जरूर
कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।